हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वर्षा चौधरी। वेलकम चारू टैब हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। आज है डे 32 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 क्वेश्चंस ऑफ जीएस पेपर 1 के। इस सीरीज़ में आपको 4 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे दिए जाते हैं जिनके आंसर्स आपको लिखने होते हैं ताकि आपकी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो सके। मेन ऑब्जेक्टिव इस सीरीज़ का यही है कि आप इतने अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव वेल स्टैंडर्ड वेल फ्रेम आंसर लिख सके ताकि आप बहुत ही अच्छा स्कोर हासिल कर पाए अपने मेंस के अंदर। ओके, और ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 3 स्टेप फॉर्मूला फॉलो करना है जो कि हमने ऑलरेडी आपको एक वीडियो में समझा चुका है। उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ गो एंड चेक इट वंस। नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल जस्टिस के टॉपिक में से, जो कि जीएस पेपर 1 यूनिट 3 और सब यूनिट 1 का एक पार्ट है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट्स डिसीजन टू इंक्रीज द मैरिज एज ऑफ वुमेन टू 21 ईयर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। आई होप आपको एसेंस समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का। यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है कि इम्पैक्ट क्या होने वाला है, किसके ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। कंटेक्स्ट किसका लेना है आपको, वुमेन एम्पावरमेंट का लेना है। किस चीज़ का, गवर्नमेंट के डिसीजन का। अगर गवर्नमेंट मैरिज एज जो है वो वुमेन की 21 ईयर्स कर देती है, अभी 18 है, अगर 21 हो जाती है तो इसका इम्पैक्ट वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या पड़ने वाला है। तो गाइज पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आया है, ये कंटेक्स्ट कहाँ से बना है। ठीक है, उसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा जो करंट में न्यूज़ चल रही है वुमेन एम्पावरमेंट से लेके, या फिर कोई भी सोशल इशू ऐसा है जिसमें जो करंट में बहुत ही ज़्यादा फेम में है, हॉट टॉपिक बना हुआ है, उसको आपको अपडेट रहना पड़ेगा। तो ये जो रिकमेंडेशन है वो एक पैनल ने दी है। ओके, वो पैनल की जो चेयरमैन थी वो है जयल जेटली। इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिए, इनके पैनल ने, कि जो वुमेन की मैरिज एज है वो उसे 21 ईयर्स कर देना चाहिए। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट, बिकॉज एक 4 मार्क का क्वेश्चन है तो हमें बहुत ही फॉरवर्ड रहना पड़ेगा। हम इसमें इम्पैक्ट्स की बात करेंगे। इम्पैक्ट्स को अच्छा होगा, आप सारे पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं नॉर्मल में तो भी अच्छी बात है, लेकिन आप उन्हें अगर सब हेडिंग्स में डिवाइड कर देते हैं तो आपका आंसर जो है वो बहुत ही वेल फ्रेम्ड लगता है। ओके, इट्स ईजियर फॉर द एग्जामिनर ऑल्सो टू चेक इट, कि आप उसको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, आपने एजुकेशन इम्पैक्ट भी बता दिए, हेल्थ भी बता दिया, सोशल भी बता दिया, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बता दिया है। और इसमें आपको मैं एक टिप देना चाहती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन होता है, यही क्वेश्चन नहीं, कोई भी क्वेश्चन आता है, हमेशा अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, या तो उसे सब पार्ट्स में डिवाइड कर दें अकॉर्डिंग टू दी डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट यू ऑब्जर्व इन सोसाइटी, लाइक एजुकेशनल, हेल्थ, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल। आप ऐसे डिवाइड कर देंगे अपने आंसर को और तब पॉइंट्स में लिखते हैं तो आप वो भी अच्छा होता है। अगर और भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर पूछ रहे हैं कि अच्छा ठीक है, व्हाट डू यू यू नो ऑब्जर्व अबाउट द वुमेन मूवमेंट्स, ठीक है, इन दी सोसाइटी, तो आप क्या करो, अब आपको वुमेन मूवमेंट पता है लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रहा आप आंसर कैसे फ्रेम करोगे, तो आप क्या करो, उसको क्रोनोलॉजिकली डिवाइड कर दो। प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस की बता दो, डिकेडल ग्रोथ में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ऐसे करके ना आप अपने आंसर को बहुत ही वेल फ्रेम बना सकते हो और ईजी हो जाएगा आपके लिए भी, और एग्जामिनर भी को भी अच्छा लगता है, ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं अगर आप ऐसा करते हो। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, briefly discuss the relationship between social stratification and inequalities in the context of Indian society। देखो कंटेक्स अपने आप बता रहे हो कि इस कंटेक्स में बताना है आपको, तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे कीवर्ड क्या है, रिलेशनशिप, किसके बीच में, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इनइक्वालिटीज और इंडियन सोसाइटी को कंटेक्स्ट रखते हुए आपको बताना है ये। ठीक है, अब क्या होता है ना, जैसे हम लोग क्वेश्चंस में कीवर्ड्स ढूंढते हैं, ऐसे ही जो एग्जामिनर होते हैं ना वो आपके आंसर्स में भी कीवर्ड्स ढूंढते हैं, क्योंकि कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस किसी पर्टिकुलर टॉपिक का आंसर लिख रहे हो तो उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स हैं जो उस आंसर में होने चाहिए, अगर वो आंसर में है तो आपको उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहीं पे लेते हैं तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज है। तो यहाँ पे मैंने इसे अंडरलाइन किया बिकॉज इट्स अ की टर्म। ठीक है, जब भी हम स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटी टर्म आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज
यही है, ये की टर्म है जो स्ट्रैटिफिकेशन से रिलेट करता है। ओके, तो पहले हमने क्या किया है कि उन सारे कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले मैंने क्या किया, हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ये बताते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। उसके बाद हम बहुत ही सटल तरीके से एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे, बहुत ही फ्लूइडली। अब मैंने ये जो लिखा है ना सब कुछ, ये सारी थ्योरी है जो इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर रही है। सो इट्स ऑलवेज गुड इफ यू ड्रॉ डायग्राम्स, क्योंकि सिर्फ डायग्राम देख के समझ में आ रहा है, अच्छा डिफरेंसेस होता है, वैल्यू अटैचमेंट हो जाएगी, उसके साथ इनइक्वालिटी आ जाएगी, इनइक्वालिटी की वजह से रिवॉर्ड और पनिशमेंट होता है, रिवॉर्ड पनिशमेंट है तो सोसाइटी स्ट्रैटिफाई है, कर दिया है। बस ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया है, ताकि मैं इन्हें सब्सटैंशिएट कर सकूँ अपने आर्ग्यूमेंट को कि ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, कैसे हो रहा है वो मैंने एग्जाम्पल से बता दिया है। तो हमारे आंसर में सब कुछ हो गया, क्या हो गया, की टर्म्स हो गई हैं, डायग्राम हो गया है, एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है, सब्सटैंशिएटेड आर्ग्यूमेंट्स हो गए, ये पूरा एक कंप्लीट आंसर हो गया। तो आपको ये चेक करना है, जब भी आप आंसर लिख रहे हो आप ये चेक करो कि क्या मेरे आंसर फुलफिल कर रहा है इन सारी चीज़ों को। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो आपका आंसर अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि कैसे इनइक्वालिटीज़ जो है वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से रिलेट करती हैं। कैसे करती है कि क्या होता है, कोई भी सोसाइटी यूनिफॉर्म नहीं है। ओके, सो नॉन यूनिफॉर्म सोसाइटीज़ होती हैं, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म है तो डिफरेंसेस होंगे। सो डिफरेंसेस होना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, डिफरेंसेस होंगे, वो ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होता है, डिफरेंसेस जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती जाती है, तो सोसाइटी जो होती है उन डिफरेंसेस के साथ वैल्यू अटैच कर देती है। जैसे कि कोई गोरा है, कोई काला है, ठीक है, किसका रंग फेयर है, किसका डार्क है, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, कोई फैट है, कोई थिन है, इनके साथ हम हमारी सोसाइटी ने वैल्यू अटैच कर दी है कि समथिंग इज सुपीरियर, बेटर और मोर इन डिमांड देन अदर थिंग्स। ठीक है, एक चीज़ को हम ऊपर रख रहे हैं, एक को नीचे रख के रैंकिंग कर रहे हैं उनकी, तो क्या हो रहा है, हम उसके साथ वैल्यू अटैच कर रहे हो, उस वैल्यू अटैचमेंट की वजह से इनइक्वालिटीज आ रही है। आप समझ रहे हो ना। ठीक, वैल्यू अटैचमेंट की वजह से इनइक्वालिटीज आ जाएंगी। अब इनइक्वालिटीज तो आई गई है, हमने उन इनइक्वालिटीज को रिवॉर्ड करना भी शुरू कर दिया है कि ठीक है, इफ समवन इज फेयर और टॉल इज मोर इन डिमांड। ठीक है, इफ समवन इज डॉक्टर एज कम्पेयर टू दी इंडस्ट्रियल लेबर, एक डॉक्टर को हम लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, गिफ्ट देंगे, उन्हें अपने यहाँ पर बुलाएंगे। ठीक है, कोई फंक्शन होता है उन्हें इनवाइट पहले जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी ना उन्हें इनक्वालिटीज़ को रिवॉर्ड भी कर रही है। ठीक, तो वो रिवॉर्ड होने की वजह से स्ट्रैटिफिकेशन आ जाएगा, स्ट्रैटास बन जाएंगे सोसाइटीज़ में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन हो जाएगा, और वो डिवीजन भी कैसा हो रहा है, हायरार्किकली डिवीजन हो रहा है, स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज़ फॉर्म कर दी हैं हमने। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इस तरह से इनइक्वालिटीज़ क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन से रिलेट करती है। बहुत ही सटल तरीके में रिलेशनशिप हमने स्टैब्लिश कर दिया। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का जो नेचर है इंडिया में वो कैसा है, यानी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, और इसके कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैंने ये दोबारा क्यों दिया, बिकॉज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ये कई बार पूछा गया है, तो इसे अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहले, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने स्टेटमेंट को या तो किसी डेफिनेशन या किसी कोड या फिर कुछ डेटा देकर स्टार्ट करना चाहिए जब भी आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो। तो मैंने एक कोड दिया है, ओके। उसके बाद फिर मैंने अपने आर्गुमेंट को सब्सटैंशिएट किया है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है, ऐसे एग्जिस्ट करता है कि हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को बोल सकते हैं कि जियोलॉजिकल लेयर की तरह है इंडिया में। साथ ही साथ वो अपने आप को मैनिफेस्ट करता है सोसाइटी में डिफरेंट फॉर्म्स में। आपको फैमिली में स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, स्कूल में, कास्ट में, क्लास में, हर जगह पे आपको स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलेगा इंडियन सोसाइटी में। नाउ कमिंग ऑन टू द नेचर ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, फिर हम नेचर बताते हैं कि आखिर नेचर क्या है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का, इंडिया में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला है कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी सारी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। कास्ट के अंदर भी गोत्र है, गोत्र के मतलब जाति है, जाति में भी गोत्र है, फिर सब गोत्र है। तो क्या हो रहा है ना, बहुत ही लेवल पे, बहुत सारे लेवल्स पे हमारी सोसाइटी स्ट्रैटिफाइड है। इस वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आप उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए एग्जाम्पल दे सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट इज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, लेटरल मोबिलिटी भी होती है। ऐसा भी नहीं है कि रिजल्ट स्ट्रैटिफिकेशन है।
ओके, बिल्कुल रिजिड नहीं है, मोबिलिटी भी हो रही है। बिकॉज अगर हम क्लास की बात करते हैं तो कोई इंसान, मतलब मान लो आज कोई लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, ओके, या फिर लोअर क्लास से बिलोंग करता है, लेटर ऑन उसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलती है, वो अच्छी जॉब ले लेता है या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, ठीक है, तो उसके बाद वो लोग क्या हो जाएंगे, अपनी क्लास में ही अपने स्टार्टर से ऊपर मूव कर जाएंगे ना। तो उसे क्या बोल रहे हैं हम लोग कि मोबिलिटी हो रही है। स्ट्रैटिफिकेशन इंडिया में जो है वो रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, और इसमें वर्टिकल, लेटरल और डाउनवर्ड दोनों मोबिलिटी देखने को मिलती हैं। नाउ कमिंग ऑन टू दी थर्ड नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, दैट इट इज़ डायनेमिक। वो तो हमने भी बता भी दिया है कि स्टैटिक नहीं है, कि जो स्ट्रैटिफिकेशन 10 साल पहले था वही आज एग्जिस्ट कर रहा है। टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम स्ट्रैटिफिकेशन भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है इंडियन सोसाइटी में। तो इट्स अ वेरी डायनेमिक प्रोसेस, इट्स नॉट स्टैटिक। ओके, एंड द लास्ट वन इज इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। इंडिया में लोग स्ट्रैटिफिकेशन इतना ज़्यादा मतलब अडॉप्ट कर चुके हैं ना, हमारी सोसाइटी को इतना टाइम हो गया स्ट्रैटिफिकेशन में रहते रहते, क्या वो वे ऑफ लाइफ बन चुका है, हम यूज हो चुके हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमने अपनी सोसाइटी को इतने लेवल्स पे स्ट्रैटिफाई किया हुआ है, या हमने किसी चीज़ को ऊपर रैंक किया हुआ है, दूसरे को नीचे रैंक किया हुआ है, बिकॉज वो एक वे ऑफ लाइफ बन चुका है, लोग उसके यूज टू हो चुके हैं। ये तो हो गए नेचर ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात। उसके बाद हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे। कंपोनेंट्स में हम क्या बात करें कि जो इंडियन सोसाइटी है वो कितने लेवल्स पे किस किस चीज़ में किस किस कंपोनेंट से स्ट्रैटिफाई है। तो फर्स्ट वन इज कास्ट, ठीक है, कास्ट की वजह से स्ट्रैटिफिकेशन है, क्लास की वजह से स्ट्रैटिफिकेशन है, उसके बाद लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्ट्रैटिफिकेशन है। आप इसमें जब भी अपना कंपोनेंट लिखेंगे ना, ऑलवेज गिव एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देना मत भूलना। अगर आप इसके लिए भी कोई डायग्राम बना सकते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। एंड लास्ट में रेशियल बेसिस पे स्ट्रैटिफिकेशन है। फिर लास्ट में आप एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दोगे, छोटा सा कंक्लूजन दे दोगे, बिकॉज इट्स 8 मार्क क्वेश्चन, तो आपको कंक्लूजन देना नेसेसरी है, ठीक है। इसमें हम आप बता सकते हो, जैसे मैंने ये बोला है कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वो यूनिवर्सल फिनोमिना है, क्योंकि कोई सोसाइटी यूनिफॉर्म नहीं होती है, और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन जो उसका एक्सटेंट होता है वो प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है सोसाइटी में। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज इन द लाइट ऑफ सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन, ठीक है, किसका कंटेक्स दे दिया, बैकग्राउंड आ गया कि सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन के कंटेक्स में आप ये बताओ कि हिमाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट स्टेट है उसकी क्या क्या वेलफेयर स्कीम्स है, एक्ट्स है या फिर इनिशिएटिव्स है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने कौन से वेलफेयर स्कीम्स, एक्ट्स या इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं इन कंटेक्स ऑफ इन द लाइट ऑफ सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन, या उनके वेलफेयर के लिए। तो बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम ये बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश का थोड़ा स्टैटिक दे देंगे कि हम जो वुमेन पॉपुलेशन वो है कितनी, लिटरेसी लेवल कितना है, उनमें कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, बस वो वुमेन वेलफेयर सोशल स्टेटस से लिंक करना चाहिए। मैंने ये भी दिया है कि 2011 में जो स्टेट है उसको डायमंड स्टेट अवार्ड से ऑनर किया गया था, तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद फिर आप बताओगे थोड़ा सा ना, मैंने इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन अ पैराग्राफ और पॉइंट्स, मैंने डायग्राम बना के शो कर दिया है कि वुमेन किस किस चीज़ से इम्पैक्ट होती है, वुमेन का जो सोशल स्टेटस है वो किस किस चीज़ से इम्पैक्ट होता है। इकोनॉमिक ट्रांजिशन, जेंडर इक्वालिटी, सोशल ट्रांजिशन, वुमेन की हेल्थ, वुमेन जो है दोनों काम करती है, हेल्थ गिवर, हेल्थ उनकी भी ध्यान में रखनी चाहिए, वुमेन एज अ हेल्थ केयर एंड गिवर भी इम्पैक्ट होती है। ओके, इन्वायरमेंट ट्रांजिशन उन्हें इम्पैक्ट करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इम्पैक्ट करता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इम्पैक्ट करती है। तो ये आप थोड़ा बता दोगे, कंटेक्स्ट दे दोगे, बिकॉज इट्स अ 20 मार्क क्वेश्चन, आप ऐसा कर सकते हो। फिर आते हैं हम लोग स्कीम्स के ऊपर। ये आपको स्कीम्स गवर्नमेंट साइट पे मिल जाएंगे, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आप उस स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दी स्कीम्स एंड यू नो स्कीम्स एंड एक्ट्स। तो पहले हमने स्कीम्स दी है, क्या क्या वेलफेयर प्रोग्राम्स और स्कीम चला है गवर्नमेंट की साइड से, तो ये कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। ओके, उसके बाद फिर हमने बात करी है वुमेन रिलेटेड एक्ट्स, कौन कौन से वुमेन रिलेटेड एक्ट्स है जो गवर्नमेंट ने, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हुए हैं, साथ ही अडॉप्ट किए हुए हैं, साथ ही साथ वो भी दे सकते हैं, जैसे कुछ कोई स्कीम है जो नेशनल लेवल पे नेशनल यूनियन गवर्नमेंट लेकर आई है, लेकिन उसमें उसे स्टेट में भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है, तो आप वहाँ पे वो भी मेंशन कर सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लास्ट में आप क्या दोगे, अपना कंक्लूजन,
ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश जो है वो बहुत सक्सेसफुल रहा है रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। आप एक ना कंक्लूड करोगे इसे कि हाँ ठीक है, गवर्नमेंट ने जो ये सारी स्कीम्स और एक्ट्स लेकर आई है, इनकी वजह से काफ़ी फ़ायदा देखने को मिला है। लेकिन इट इज़ नेसेसरी कि हम लोग आगे भी और डेवलपमेंट के पाथ पे चलने के लिए और नए इनोवेटिव मेथड्स और नई क्रिएटिव थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग लेकर आए। ठीक है, सो ये आपका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा, आप बहुत ही अच्छा आंसर लिख पाए और बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।